हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पी स्टडी डॉट ऑनलाइन। एक बार आपका फिर से पी स्टडी डॉट ऑनलाइन पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी भारतीय महान महिला की बात करेंगे जिसने एक समय में, जब लड़कियों को स्कूल जाना तो दूर, उनका पढ़ना लिखना भी समाज के एक बड़े हिस्से को स्वीकार नहीं था। उस समय उस महिला ने खुद शिक्षा हासिल की और लड़कियों को पढ़ाया और उनके लिए स्कूल खोलने का साहस किया, और वह महिला थी सावित्रीबाई फुले जी। लेकिन उनकी कहानी केवल शिक्षा तक सीमित नहीं थी। उन्होंने महिलाओं, विधवाओं, गरीबों और सामाजिक रूप से वंचित लोगों के अधिकारों के लिए भी काम किया। तो आज की इस वीडियो में हम सावित्रीबाई फुले जी की एक ऐसी कहानी के उस दौर को समझेंगे जब एक लड़की आगे चलकर भारत की महिला शिक्षा के प्रमुख अग्रदूतों में से एक बनने वाली थी। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सावित्रीबाई फुले जी कौन थी। सावित्रीबाई फुले का नाम भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन और महिला शिक्षक के इतिहास में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। वह शिक्षिका, कवयित्री और समाज सुधारक थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर लड़कियों और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किया। 1848 में पुणे के भीलवाड़ा में लड़कियों के लिए स्कूल शुरू करना उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक माना जाता है। उस समय लड़कियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था लगभग न के बराबर थी, इसीलिए इनका यह कदम अपने समय से बहुत आगे माना जाता है। ज्योतिबा राव फुले जी भी एक महान भारतीय समाज सुधारक, विचारक और क्रांतिकारी थे, जिन्होंने महिलाओं, दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया था। अब हम सावित्रीबाई फुले जी के जन्म से शुरू करेंगे। नाय गांव से शुरू हुई इनकी कहानी। सावित्रीबाई जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नाय गांव, सतारा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम खंडोजी नेवासी और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। इनका परिवार किसान समुदाय से जुड़ा हुआ था। यह वह दौर था जब भारत में आधुनिक शिक्षा अभी बहुत सीमित थी। विशेषकर लड़कियों की शिक्षा की स्थिति बेहद कमज़ोर थी। सावित्रीबाई ने भी बचपन में उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का सामना किया। आज यदि हम बात करें तो बच्चों के लिए स्कूल, किताबें और शिक्षा को सामान्य चीज़ मानते हैं, लेकिन 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में स्थिति बहुत अलग थी। समाज में जाति और लिंग के आधार पर कई तरह की असमानताएं थी। लड़कियों से अक्सर घर और परिवार की जिम्मेदारियां निभाने की अपेक्षा की जाती थी। औपचारिक शिक्षा का अवसर बहुत कम लड़कियों को मिलता था। सावित्रीबाई का बचपन भी इसी सामाजिक वातावरण में बीता, लेकिन आगे चलकर उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। उस समय की हम बात करें तो उस समय बाल विवाह समाज में काफ़ी प्रचलित था। सावित्रीबाई का विवाह बहुत कम उम्र में ज्योतिबा राव फुले जी से हुआ। उनका विवाह लगभग 1840 में हुआ था। उस समय सावित्रीबाई की उम्र करीब 9 वर्ष और ज्योतिबा राव जी की उम्र लगभग 13 वर्ष थी। लेकिन यह विवाह आगे चलकर भारतीय सामाजिक इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी बन गया, क्योंकि ज्योतिबा राव फुले जी ने सावित्रीबाई को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। विवाह के समय सावित्रीबाई पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन ज्योतिबा राव फुले स्वयं शिक्षा के महत्व को समझते थे। उन्होंने सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। यहीं से सावित्रीबाई के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन शुरू हुआ। जिस लड़की को समाज ने औपचारिक शिक्षा से दूर रखा था, वही लड़की आगे चलकर स्वयं शिक्षिका बनने वाली थी। यह बदलाव केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह उस समय की सामाजिक सोच को चुनौती देने वाला कदम था। अब यदि हम उस समय के समाज की बात करें तो 19वीं शताब्दी में भारत के कई हिस्सों में यह धारणा मजबूत थी कि लड़कियों को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तो महिलाओं की शिक्षा का विरोध करते थे। ऐसे वातावरण में किसी लड़की का पढ़ना अपने आप में एक चुनौती था, और सावित्रीबाई ने केवल पढ़ना स्वीकार नहीं किया, उन्होंने आगे चलकर दूसरों को भी पढ़ाने का फैसला किया। ज्योतिराव जी ने उन्हें प्रारंभिक शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण की भी प्राप्त किया। इन्होंने सगुणाबाई क्षीरसागर के साथ भी काम किया और शिक्षण के क्षेत्र में आगे बढ़ी। इनकी शिक्षा का उद्देश्य केवल खुद पढ़ना नहीं था। धीरे धीरे इनके सामने एक बड़ा विचार आकार लेने लगा। अगर शिक्षा एक व्यक्ति का जीवन बदल सकती है तो शिक्षा पूरे समाज को भी बदल सकती है।
सावित्रीबाई जी ने शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त किया और शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हुई। इन्होंने साबित किया कि एक महिला केवल शिक्षा प्राप्त ही नहीं कर सकती है, बल्कि वह शिक्षिका बनकर दूसरी लड़कियों को भी शिक्षित कर सकती है। उस समय यह विचार ही बहुत क्रांतिकारी था, क्योंकि शिक्षा का अधिकार समाज में समान रूप से उपलब्ध नहीं था। 1848 इस वर्ष पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया गया। इस स्कूल को भिलवाड़ा में शुरू किया गया था। ज्योतिराव फूले जी और सावित्रीबाई फूले इस शिक्षा आंदोलन के प्रमुख चेहरों में थे। सावित्रीबाई ने यहाँ लड़कियों को पढ़ाने का काम किया। यह भारत में लड़कियों की आधुनिक शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। पुणे का भिलवाड़ा केवल एक इमारत नहीं था, यह भारतीय महिला शिक्षा के इतिहास में एक प्रतीक बन गया। यहीं से लड़कियों की शिक्षा को लेकर एक नई पहल शुरू हुई। उस समय स्कूल में लड़कियों को पढ़ाना आसान नहीं था, लेकिन सावित्रीबाई पीछे नहीं हटी। वह निरंतर रूप से स्कूल जाती थी और छात्रों को पढ़ाती थी, और यह स्कूल देश का पहला विद्यालय यानी स्कूल था। और सावित्रीबाई फूले जी देश की पहली महिला शिक्षिका थी। सावित्रीबाई और ज्योतिबा का मानना था कि शिक्षा समाज में बदलाव का एक शक्तिशाली माध्यम है। अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो वे अपना जीवन बेहतर समझ पाएंगी, अपने अधिकारों को जान पाएंगी, निर्णय लेने से सक्षम होंगी और अपने बच्चों को भी बेहतर शिक्षा दे पाएंगी। इसीलिए उनके लिए लड़कियों की शिक्षा केवल स्कूल खोलने का काम नहीं था, यह सामाजिक बदलाव का रास्ता भी था। सावित्रीबाई के स्कूलों में केवल पारंपरिक तरीकों से पढ़ाई पर जोर नहीं था, छात्रों को पढ़ाना, लिखाना और गणित जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा को व्यवस्थित और उपयोगी बनाने की कोशिश की गई। यह उस समय के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि लड़कियों की शिक्षा को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता था। यदि हम बात करें तो बदलाव की शुरुआत करना आसान नहीं था, लेकिन जब सावित्रीबाई जी ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो समाज के कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, उनकी आलोचना की, उनके स्कूल जाने पर आपत्तियां उठाई गईं, क्योंकि उस समय कुछ लोगों को यह स्वीकार नहीं था कि महिलाएं सार्वजनिक रूप से शिक्षा प्राप्त करें या दूसरों को शिक्षा दें। लेकिन सावित्रीबाई जी ने अपना काम बंद नहीं किया। सावित्रीबाई जी जब स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उन्हें रास्ते में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनके विरोधी कभी उन्हें अपशब्द कहते, कभी परेशान करते और कभी उन पर कीचड़ या गंदगी फेंकते थे। यह उनके लिए अपमानजनक और कठिन स्थिति थी, लेकिन उन्होंने इसका सामना किया। स्कूल पहुंचती और छात्रों को पढ़ाती। कहा जाता है कि वह अक्सर अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखती थी, ताकि रास्ते में कपड़े गंदे हो जाने पर स्कूल पहुंचकर बदल सके। यह घटना उनकी दृढ़ता की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक मानी जाती है। यदि हम बात करें तो एक तरफ समाज का विरोध, दूसरी तरफ सीमित संसाधन और फिर भी रोज़ स्कूल जाकर लड़कियों को पढ़ाना। सावित्रीबाई जी ने अपने काम को जारी रखा। उनका संदेश साफ था, शिक्षा किसी एक वर्ग या लिंग की संपत्ति नहीं होनी चाहिए। सावित्रीबाई फूले जी और ज्योतिराव के सामाजिक कार्यों से हर कोई खुश नहीं था। ज्योतिराव के पिता भी इनके काम से असहमत थे। ज्योतिराव और सावित्रीबाई को परिवार का घर छोड़ना पड़ा। अब उनके सामने एक और चुनौती थी, घर से बाहर निकलकर अपने सामाजिक और शैक्षिक काम को जारी रखना। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1848 में शुरू हुई यह पहल धीरे धीरे आगे बढ़ी। फूले दंपति ने लड़कियों की शिक्षा के लिए कई स्कूलों की स्थापना और संचालन में भूमिका निभाई। उनके प्रयासों से पुणे और आसपास के क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को नई दिशा मिली। सावित्रीबाई अब केवल एक शिक्षिका नहीं थी, वह एक ऐसे आंदोलन का हिस्सा बन चुकी थी जो समाज की पुरानी सोच को चुनौती दे रहा था। सावित्रीबाई जी की सोच की बात करें तो उनकी सोच का केंद्र था शिक्षा। लेकिन उनके लिए शिक्षा का अर्थ केवल किताबें पढ़ना नहीं था। शिक्षा का अर्थ था सोचने की क्षमता, अपने अधिकारों की समझ, आत्मविश्वास और अपने जीवन के फैसले खुद लेने की क्षमता। यही कारण था कि आगे चलकर उनका काम शिक्षा से निकलकर सामाजिक सुधार के कई क्षेत्रों तक पहुंचा। सावित्रीबाई जी ने जल्द ही समझ लिया था कि केवल स्कूल खोलना पर्याप्त नहीं है। अगर समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव जारी रहेगा, विधवाओं की स्थिति खराब रहेगी, अगर जाति के आधार पर लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाएगा, तो केवल कुछ स्कूल खोलने से पूरा बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए उनका काम धीरे धीरे व्यापक सामाजिक सुधार की ओर बढ़ा। सावित्रीबाई जी के जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ। अब उनका संघर्ष केवल लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने का नहीं था,
वह उन महिलाओं और बच्चों के लिए भी काम करने वाली थी जिन्हें समाज ने हाशिए पर छोड़ दिया था। वह विधवाओं की समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाएंगी, बाल हत्या रोकने के लिए काम करेंगी और आगे चलकर सत्य शोधक समाज जैसे सामाजिक आंदोलन से जुड़कर जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ भी काम करेंगी। अभी तक हमने जाना कि कैसे सावित्रीबाई फुले ने स्वयं शिक्षा प्राप्त की, शिक्षिका बनी और 1848 में पुणे के भीलवाड़ा में लड़कियों के लिए ऐतिहासिक विद्यालय की शुरुआत की। लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्कूल खोलना उनके जीवन का केवल पहला कदम था। सावित्रीबाई जी ने बहुत जल्दी समझ लिया था कि समाज की समस्याएं केवल अशिक्षा तक सीमित नहीं है। महिलाओं के साथ भेदभाव, विधवाओं की कठिन स्थिति, बाल विवाह, जातिगत असमानता और गरीब लोगों की उपेक्षा, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न थे। इसीलिए अब उनका संघर्ष किताबों से निकलकर पूरे समाज तक पहुंचने वाला था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि सावित्रीबाई जी एक शिक्षिका से आगे बढ़कर भारत की महान समाज सुधारकों में शामिल हुई। सावित्रीबाई जी का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति तब तक संभव नहीं जब तक उसकी महिलाएं शिक्षित न हो। उस समय अधिकतर लड़कियों को घर तक सीमित रखा जाता था। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे केवल घरेलू जिम्मेदारियां निभाएं, लेकिन सावित्रीबाई ने इस सोच को चुनौती दी। उनके अनुसार शिक्षा केवल पढ़ना लिखना नहीं थी, बल्कि अपने अधिकारों को समझना, आत्मविश्वास पैदा करना, सही और गलत में अंतर करना और स्वतंत्र सोच विकसित करना भी था। यही कारण था कि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को अपने जीवन का सबसे बड़ा मिशन बनाया। बाद में वर्षों में दोनों ज्योतिराव फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी ने पुणे में कई लड़कियों के विद्यालय चलाए और महिला शिक्षा का आंदोलन मजबूत किया। इतिहास में बहुत कम ऐसी जोड़ियां मिलती हैं जिन्होंने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन के लिए भी मिलकर काम किया हो। ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले जी ऐसी ही एक जोड़ी थी। ज्योतिराव समाज में फैली जाति और लैंगिक असमानता के विरोधी थे। जब सावित्रीबाई ने उन्हीं विचारों को जमीन पर उतारने का कार्य किया, एक ने विचार दिया तो दूसरे ने उससे शिक्षा और सेवा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। दोनों का विश्वास था कि यदि समाज को बदलना है तो सबसे पहले शिक्षा का दरवाज़ा उन लोगों के लिए खोलना होगा जिन्हें सदियों से उससे दूर रखा गया है। उस समय महिलाओं के पास अपने जीवन के फैसले लेने का अवसर बहुत सीमित थे। सावित्रीबाई चाहती थी कि महिलाएं केवल दूसरों पर निर्भर न रहें, बल्कि शिक्षित होकर अपने व्यक्तित्व का विकास करें। इन्होंने महिलाओं को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का संदेश दिया। अगर इस विचार की बात करें तो यह आपको एक सामान्य लग सकता है, लेकिन 19वीं शताब्दी में यह एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था। धीरे धीरे उनके विद्यालयों और सामाजिक कार्यों ने अनेक परिवारों की सोच को बदलना शुरू किया। सावित्रीबाई फुले ऐसे समाज में रह रही थी जहां बाल विवाह एक सामान्य प्रथा थी। कम उम्र में विवाह होने के कारण अनेक लड़कियों की शिक्षा रुक जाती थी और उनका पूरा जीवन सीमित अवसरों में बीत जाता था। सावित्रीबाई ने शिक्षा के माध्यम से इस व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने सीधा यह संदेश दिया कि लड़कियों को भी सीखने, समझने और आगे बढ़ने का अधिकार है। उनका संघर्ष केवल किसी एक कानून के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस सोच के खिलाफ था जो महिलाओं को शिक्षा और स्वतंत्रता से दूर रखती थी। यदि उस समय की विधवाओं की स्थिति की बात करें तो 19वीं शताब्दी के समाज में अनेक विधवाओं का जीवन बेहद कठिन माना जाता था। कम उम्र में पति की मृत्यु हो जाने पर उन्हें सामाजिक उपेक्षा, भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता था। कई विधवाओं को सामान्य जीवन जीने का अवसर भी नहीं दिया जाता था। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने इस स्थिति को केवल देखा नहीं, बल्कि इसके समाधान के लिए कदम उठाए। यहीं से उनके सामाजिक सुधार कार्य का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सावित्रीबाई और ज्योतिबा जी ने पुणे में ऐसी महिलाओं की सहायता के लिए एक आश्रय की व्यवस्था शुरू की जिन्हें समाज ने असहाय छोड़ दिया था। विशेष रूप से गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया ताकि वे भय और सामाजिक अपमान के कारण किसी गलत कदम के लिए मजबूर न हो। यह पहला मानवता और सामाजिक संवेदनशीलता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण थी। इस संस्था का उद्देश्य महिलाओं को सम्मानजनक और सुरक्षित वातावरण देना था। उस समय समाज में ऐसी दुखद परिस्थितियां भी सामने आती थी जहां सामाजिक भय के कारण नवजात बच्चों की जान तक खतरे में पड़ जाती थी। सावित्रीबाई और ज्योतिराव ने
एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में देखा। इसी उद्देश्य से उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध गृह की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह स्थान उन महिलाओं के लिए बनाया गया जहां वे सुरक्षित वातावरण में प्रसव कर सके और यदि आवश्यक हो तो बच्चों की देखभाल की व्यवस्था भी उपलब्ध हो। यह कदम उस समय के समाज के लिए अत्यंत प्रगतिशील माना जाता है। सावित्रीबाई का सबसे बड़ा गुण केवल उनका साहस नहीं था, उनके भीतर गहरी मानवीय संवेदना भी थी। वह समाज के उन लोगों तक पहुंचना चाहती थी जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था, चाहे वह गरीब महिलाएं हों, विधवाएं हों या अनाथ बच्चे। उनके कार्यों में बार बार एक ही भावना दिखाई देती थी, हर व्यक्ति के पास सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। यही सोच उनके सामाजिक कार्यों की आत्मा थी। सावित्रीबाई और ज्योतिराव की अपनी कोई संतान नहीं थी। इतिहास में व्यापक रूप से यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने यशवंतराव फुले का पालन पोषण अपने पुत्र के रूप में किया, जो आगे चलकर चिकित्सक बने और समाज सेवा में भी योगदान दिया। हालांकि यशवंतराव के जन्म और गोद लेने से जुड़े कुछ विवरण विभिन्न स्रोतों में अलग अलग मिलते हैं, इसलिए इतिहास को प्रमाणित स्रोतों के साथ समझना आवश्यक है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि यशवंतराव उनके परिवार और आगे के सामाजिक कार्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। अब यदि हम सावित्रीबाई जी के जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय की बात करें तो वर्ष 1873 में ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था जातिगत भेदभाव का विरोध, सामाजिक समानता, शिक्षा का प्रसार और शोषित लोगों के अधिकारों के लिए काम करना। सावित्रीबाई इस आंदोलन की केवल समर्थक नहीं थी, बल्कि उन्होंने इसकी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई और महिलाओं को भी इससे जोड़ा। इस तरह उनका सामाजिक प्रभाव शिक्षा से निकलकर एक बड़े जन आंदोलन का हिस्सा बन गया। सत्यशोधक, जिसका अर्थ है सत्य की खोज करने वाला, इस समय समाज का मूल विचार था कि किसी व्यक्ति का सम्मान उसकी जाति या जन्म से नहीं बल्कि उसके मानव होने से होना चाहिए। यह संगठन समाज में फैली ऊंच नीच की सोच के विरोध खड़ा हुआ। सावित्रीबाई ने महिलाओं और वंचित समुदायों को शिक्षा देकर इस विचार को व्यवहार में उतारने का काम किया। यही कारण है कि सत्यशोधक समाज भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। सावित्रीबाई जी और ज्योतिराव दोनों का मानना था कि शिक्षा सभी के लिए समान होनी चाहिए। उस समय अनेक लोगों को केवल उनकी जाति के कारण शिक्षा और सामाजिक अवसरों से दूर रखा जाता था। फुले दंपति ने ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय शुरू किए जिन्हें मुख्य धारा की शिक्षा में बराबरी का अवसर नहीं मिलता था। उनका संदेश स्पष्ट, ज्ञान किसी जाति की संपत्ति नहीं है, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार। सामाजिक भेदभाव केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, कई स्थानों पर पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं में भी भेदभाव किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है कि ज्योतिराव फुले ने अपने घर का पानी उन लोगों के लिए उपलब्ध कराया जिन्हें सार्वजनिक जल स्रोतों से दूर रखा जाता था। सावित्रीबाई भी इस समानता की सोच के साथ खड़ी रही। यह घटना केवल पानी की नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि मानव सम्मान सबसे ऊपर है। सावित्रीबाई मानती थी कि महिलाओं की असली ताकत केवल सहानुभूति में नहीं बल्कि क्षमता में है। इसीलिए उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, जागरूकता और सामाजिक भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं को यह महसूस कराया कि वे समाज के निर्माण में बराबर की भागीदारी हैं। इनकी सोच आज भी महिला सशक्तिकरण के सबसे शुरुआती भारतीय उदाहरणों में गिनी जाती है। बहुत से लोग सावित्रीबाई को केवल पहली महिला शिक्षिका के रूप में जानते हैं, लेकिन वह एक कवयित्री और लेखिका भी थी। उन्होंने अपने विचारों को कविता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उनकी रचनाओं में शिक्षा, समानता, असमानता और सामाजिक जागरूकता की भावना दिखाई देती है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक काव्य फूले वर्ष 1854 में प्रकाशित हुई। बाद में उन्होंने बावन काशी, सुबोध, रत्नाकर जैसी रचनाएं भी लिखी। उनकी कविताएं लोगों को पढ़ने और जागरूक बनाने के लिए प्रेरित करती थीं। सावित्रीबाई फुले जी की विचारधारा को यदि एक वाक्य में समझा जाए तो शिक्षा समाज परिवर्तन की सबसे मजबूत नींव है। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि बदलाव केवल सरकार करेगी। उन्होंने लोगों को स्वयं जागरूक होने, पढ़ने और अपने अधिकारों को समझने के लिए प्रेरित किया। उनके लिए विद्यालय केवल भवन नहीं था, वह एक ऐसी जगह थी जहाँ से बराबरी की शुरुआत हो सकती है। समय के साथ सावित्रीबाई का कार्य क्षेत्र लगातार बढ़ता गया। अब वह केवल छात्राओं की शिक्षिका नहीं थी, वह महिलाओं की आवाज़, विधवाओं की सहारा, गरीबों की सहयोगी,
वंचित बच्चों की शिक्षिका और सामाजिक समानता की समर्थक के रूप में पहचानी जाने लगी। उनका व्यक्तित्व धीरे धीरे महाराष्ट्र के सामाजिक सुधार आंदोलन का एक मजबूत स्तंभ बना। यदि हम यहाँ पे एक बात करें तो यहाँ पे एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। सावित्रीबाई जी ने समाज को बदलने के लिए हिंसा या सत्ता का रास्ता नहीं चुना, उन्होंने चुना शिक्षा का रास्ता। लोगों के विचार बदलने की कोशिश की, स्कूल खोले, महिलाओं को पढ़ाया, समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए सुरक्षित स्थान बनाए। यही कारण था कि उनका संघर्ष तलवार से नहीं बल्कि ज्ञान और मानवता से जुड़ा हुआ संघर्ष माना जाता है। अब हम सावित्रीबाई फुले जी के जीवन के अंतिम वर्षों की बात करेंगे। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी ने जीवन भर मिलकर सामाजिक सुधार के लिए काम किया। शिक्षा हो, महिलाओं का अधिकार हो या जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज़, दोनों लगातार सक्रिय रहे। उनका रिश्ता केवल पति पत्नी का नहीं था, वे एक दूसरे के सहयोगी और साथी सुधारक भी थे। लेकिन वर्ष 1890 में सावित्रीबाई के जीवन में एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत दुख आया। 28 नवंबर 1890 ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। सावित्रीबाई के लिए यह बेहद कठिन समय था। जिस व्यक्ति के साथ उन्होंने जीवन भर शिक्षा और समाज सुधार का काम किया था, अब वह उनके साथ नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने पति के काम को समाप्त नहीं होने दिया, उन्होंने जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। ज्योतिराव जी के निधन के बाद सावित्रीबाई ने सामाजिक कार्य जारी रखा। उन्होंने सत्य शोधक समाज की गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य वही रहा, शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय। उन्होंने यह साबित किया कि किसी आंदोलन की ताकत केवल उसके संस्थापक में नहीं होती, अगर विचार मजबूत हो तो उन्हें आगे बढ़ाने वाले लोग हमेशा मिलते हैं। और सावित्रीबाई स्वयं उस विचार की सबसे मजबूत आवाज़ बन चुकी थी। ज्योतिबा राव के बाद सावित्रीबाई ने सत्य शोधक समाज से जुड़े कामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को संगठित किया और सामाजिक समानता के विचारों को आगे बढ़ाया। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ाने का प्रयास किया। यह सावित्रीबाई के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वह केवल किसी आंदोलन की अनुयायी नहीं थी, वह स्वयं नेतृत्व करने वाली समाज सुधारक थी। अब सावित्रीबाई के जीवन में एक और बड़ी चुनौती आई। 1896 के आसपास महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में गंभीर अकाल पड़ा। अकाल का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और कमज़ोर लोगों पर पड़ा। लोगों के सामने भोजन और जीवन बचाने की बड़ी समस्या थी। ऐसे समय में सावित्रीबाई ने केवल भाषण नहीं दिए, उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए काम किया। सावित्रीबाई जी ने ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए प्रयास किया। उनका ध्यान विशेष रूप से गरीबों और बच्चों पर था। उन्होंने अपने सहयोगी के साथ मिलकर राहत कार्यों में भाग लिया। उनके लिए समाज सेवा किसी एक अवसर का काम नहीं था। वह मानती थी कि जब समाज के किसी हिस्से पर संकट हो तो बाकी लोगों की जिम्मेदारी है कि वे उनकी मदद करें। अकाल के बाद महाराष्ट्र में एक और गंभीर संकट आया, प्लेग महामारी। 1897 में पुणे और आसपास के क्षेत्रों में प्लेग तेजी से फैल रहा था। लोग भयभीत थे, बीमारी से प्रभावित लोगों को सहायता की आवश्यकता थी। कई लोग संक्रमित व्यक्तियों से दूर रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई ने ज़रूरतमंदों की सहायता करने का फैसला किया। उन्होंने यशवंतराव फुले के साथ मिलकर प्लेग से प्रभावित लोगों की मदद करने का प्रयास किया। यशवंतराव चिकित्सक थे, उन्होंने रोगियों की चिकित्सा में योगदान दिया। सावित्रीबाई स्वयं भी बीमार लोगों को सहायता पहुंचाने में सक्रिय रहीं। उनके लिए इंसान की मदद करना सबसे महत्वपूर्ण था। यह समय बेहद कठिन था, लोग बीमारी से डर रहे थे, लेकिन सावित्रीबाई लगातार ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वह बीमार लोगों को सहायता देती थी और उन्हें चिकित्सा सुविधा तक पहुँचाने में मदद करती थी। उनकी उम्र उस समय काफ़ी अधिक हो चुकी थी, लेकिन सेवा का उनका उत्साह कम नहीं हुआ। दूसरों की मदद करते करते सावित्रीबाई स्वयं भी प्लेग से संक्रमित हो गई। उनका जीवन लोगों की सेवा करते हुए बीता था और जीवन के अंतिम समय में भी उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों से दूरी बनाने की बजाय उनकी सहायता करना शुरू किया। यही उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान बन गई, दूसरों की सेवा सबसे पहले। 10 मार्च 1897 प्लेग से संक्रमित होने के बाद सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। उनकी उम्र लगभग 66 वर्ष थी। उनका निधन पूरे क्षेत्र में हुआ। उनका अंतिम समय भी समाज सेवा से जुड़ा हुआ था। सावित्रीबाई जी का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचार समाप्त नहीं हुए। उन्होंने जो सवाल समाज के सामने रखे थे
क्या लड़कियों को शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या महिलाओं को सम्मान के साथ जीवन नहीं मिलना चाहिए? क्या जाति के आधार पर किसी इंसान के साथ भेदभाव होना चाहिए? इन सवालों की गूंज आगे भी बनी रही। आज भारत में लड़कियों की शिक्षा सामान्य बात लगती है। लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, शिक्षिका, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और जो इंजीनियर, डॉक्टर बहुत से जो क्षेत्र हैं उनमें काम करती हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इस रास्ते को आसान बनाने में कई समाज सुधारकों ने योगदान दिया। उनमें सावित्रीबाई फुले का नाम सबसे महत्वपूर्ण नामों में शामिल है। सावित्रीबाई जी को अक्सर भारत की पहली आधुनिक महिला शिक्षिकाओं में से एक कहा जाता है, लेकिन उनकी पहचान इससे कई बड़ी है। वह शिक्षिका, कवित्री, समाज सुधारक, महिला अधिकारों की समर्थक, समानता की आवाज़ और सबसे बढ़कर एक ऐसी महिला जिसने अपने समय की सामाजिक सोच को चुनौती दी। सावित्रीबाई ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। उनकी रचनाओं में शिक्षा और ज्ञान की शक्ति दिखाई देती है। वह लोगों को अज्ञानता से बाहर निकालने और शिक्षित होने के लिए प्रेरित करती थी। उनकी कविता और सामाजिक कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वह जो सोचती थी उसे अपने काम और लेखन दोनों के माध्यम से व्यक्त करती थी। सावित्रीबाई जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने शिक्षा को समाज के दूसरे मुद्दों से अलग नहीं माना। उनके लिए शिक्षा जागरूकता, असमानता समानता और समानता सामाजिक बदलाव, यही उनके पूरे जीवन के काम को समझने की एक सरल कड़ी है। आज जब हम महिला शिक्षक और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सावित्रीबाई फुले का योगदान विशेष रूप से याद किया जाता है। उन्होंने उस समय महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई जब उनके पास अपने अधिकारों की बात करने के अवसर बहुत सीमित थे। उन्होंने केवल महिलाओं के लिए बोलने का काम नहीं किया, उन्होंने महिलाओं को पढ़ाया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। सावित्रीबाई और ज्योतिराव का काम केवल एक महिलाओं तक सीमित नहीं था। उन्होंने उन लोगों के लिए भी शिक्षा और सम्मान की बात की जिन्हें जाति और सामाजिक स्थिति के कारण पीछे रखा गया था। उनका संदेश था, हर इंसान को शिक्षा और सम्मान का अधिकार है। यह विचार आज भी सामाजिक न्याय की चर्चा में महत्वपूर्ण है। सावित्रीबाई फुले जी को आज भी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने केवल समस्याओं की बात नहीं की, उन्होंने समाधान के लिए काम किया। अगर लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती थी, उन्होंने स्कूल खोला। अगर विधवाएं असहाय थीं, उन्होंने उनके लिए सहायता का प्रयास किया। अगर समाज में जातिगत भेदभाव था, उन्होंने समानता की आवाज़ उठाई और जब महामारी आई तो उन्होंने लोगों की सेवा की। यदि हम सावित्रीबाई जी के जीवन की बात करें तो हमें उनके जीवन से बहुत सी सीख मिलती हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले, शिक्षा की ताकत। ज्ञान इंसान को अपने अधिकार समझने की शक्ति देता है। दूसरा, कठिनाइयों से पीछे नहीं हटना। विरोध के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा। तीसरा, समानता। किसी इंसान का सम्मान उसकी जाति या लिंग से तय नहीं होना चाहिए। चौथा, सेवा। मुश्किल समय में दूसरों की मदद करना मानवता की पहचान है। पाँचवा, नेतृत्व। बिना किसी सत्ता या पद के भी समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। यदि हम उनके पूरे जीवन को एक वाक्य में समझें तो उन्होंने शिक्षा को केवल व्यक्तिगत विकास नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया। उन्होंने एक ऐसी पीढ़ी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश की जिसे शिक्षा से दूर रखा गया था। सावित्रीबाई फुले का जीवन हमें बताता है कि बदलाव हमेशा बड़ी शक्ति से नहीं आता। कभी कभी बदलाव की शुरुआत होती है एक किताब से, एक स्कूल से, एक सवाल से और ऐसे इंसान से जो कहता है यह व्यवस्था सही नहीं है, इसे बदलना होगा। सावित्रीबाई जी ने यही किया। उन्होंने अपने समय की रूढ़ियों को चुनौती दी और शिक्षा की मशाल आगे बढ़ाई। एक हमें यह भी संदेश मिलता है कि विरोध कितना भी हो, सही रास्ते पर चलना नहीं छोड़ना चाहिए। अज्ञान कितना भी गहरा हो, शिक्षा की एक छोटी सी रोशनी उसे चुनौती दे सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण, समाज बदलने के लिए केवल शिकायत नहीं बल्कि पहल करने की ज़रूरत होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने सावित्रीबाई फुले जी के जीवन के बारे में जाना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें और अगर आपको भारतीय इतिहास और महान व्यक्तित्व की ऐसी सरल और रोचक कहानियाँ पसंद हैं तो PStudy.online को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व की कहानी के साथ। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।